थर्ड जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपके यही सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें कौन सी इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें क्या होता है कि प्राइवेटली ओनर भी होते हैं और गवर्नमेंट, मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें हमारे यहाँ पे जो बहुत सारी कंपनीज है तो प्राइवेट लोगों के पास भी है, जबकि कुछ जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के पास भी है। तो इस टाइप के इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी इस तरीके की ही है। तो यहाँ पर बात आ रही है सबसे पहली बात कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की, देन it consists of business owned by individual or a group of individual whose main objective is to earn profit and growth of business। किसी भी प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंटरप्राइजेस होगा तो उसका मेन मकसद क्या होता है? सबसे बड़ी बात कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना और बिजनेस की ग्रोथ। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो उनका मेन मकसद ये नहीं होता, उनका मेन मकसद होता है पब्लिक वेलफेयर या फिर सर्विस। तो वहाँ सोसाइटी को डेवलप करने की बात की जाती है पब्लिक सेक्टर में, जबकि प्राइवेट सेक्टर में किसकी बात होती है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब इसको देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होगा उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना कौन करेगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर दोनों जॉइंटली भी कर सकती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इंडियन रेलवे हमारी गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, इंडियन पोस्ट है, दूरदर्शन है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्या आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ITC लिमिटेड हो गया, HDFC बैंक हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के। उसके बाद चलते हैं कि जो आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस को कितने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है? तो पब्लिक एंटरप्राइजेस में हम पढ़ेंगे तीन। एक तो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, उसके बाद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, और तीसरा आपका गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी तो उस तरीके का ही कंपनी है जिस तरीके से हम पढ़ के आए हैं, उसका भी आपका 1956 एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है? जिसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? एक मिनिस्ट्री बनाती है। जैसे रेलवे को मैनेज करने के लिए क्या है? रेलवे डिपार्टमेंट है। उस तरीके अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो कुछ इस टाइप का कॉर्पोरेशन होता है जिसको बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, एक स्पेशल पर्पस के लिए इसे ओपन किया जाता है। तो बाकी इन तीनों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ, सबके फीचर, सबके मेरिट, सबके लिमिटेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछते हैं। हर किसी चीज़ के आपको लिमिटेशन पूछ लेंगे, किसी का आपसे बेनिफिट पूछ लेंगे, किसी के फीचर्स पूछ लेंगे। तो इसलिए हर चीज़ को हमें पढ़ना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दीज आर एस्टैब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय बोथ। तो डिपार्टमेंटल जो आपका अंडरटेकिंग है, इसमें क्या होता है? इस्टेब्लिश होता है किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंडर, और उसके बाद उसे फाइनेंस मैनेज कौन करता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर स्टेट कर सकती है, या फिर दोनों भी कर सकती है। एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका इंडियन रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया, दूरदर्शन, प्रसार भारती। तो इन सब ये सबको क्या है? एक स्पेशल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से मिलते हैं और वही ये सारे मैनेज करते हैं, उन्हें फाइनेंस करते हैं। फीचर्स के बारे में बात करें, इट इज़ एस्टैब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है? जो भी चीज़ें पढ़ के आते हो ना वही चीज़ फीचर्स बन जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना एक दो बार, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप उसके फीचर्स भी बना लोगे। आप उसके अपने आप से ही धीरे धीरे जब और चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो आप खुद ही अपने आप से ही पॉइंट्स बनाने लग जाओगे। उसके मेरिट्स के बारे में बात करें, चाहे डीमेरिट्स के बारे में बात करें, चाहे फिर फीचर्स के बारे में बात करें। तो आपका क्या ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्या होता है? किसी मिनिस्ट्री से कंसर्न होता है, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद बात करें, इट इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका जो कनेक्शन होगा वो उस डिपार्टमेंट से होगा, या अगर लॉस होगा तो उस डिपार्टमेंट को पूरा बियर करना ही पड़ेगा। थर्ड क्या, इट इज़ फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट। और इसको फाइनेंस कौन करता है? गवर्नमेंट की जो एनुअल बजट आती है वहीं पर से इसे फाइनेंस किया जाता है, और सारी जो अर्निंग्स है, जितना भी इनकम है, वो सरकार के ही खजाने में जाता है। फोर्थ क्या है? द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिटिंग अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल, कि गवर्नमेंट के जो रूल्स है कि ऑडिटिंग होना चाहिए, अकाउंटिंग होना चाहिए, सारा का सारा एप्लीकेबल होता है इस केस में। और उसके बाद इट्स एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट, और यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको रिक्रूटमेंट, उनको अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके मेरिट्स क्या हैं। तो मेरिट्स हैं, इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट।
मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव है कि गवर्नमेंट अगर कोई ऑब्जेक्टिव रख रही है, वैसे गवर्नमेंट का मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोशली सबको फ़ायदा मिले, तो इस चीज़ का बहुत ही यहाँ पर फ़ायदा है। एंड इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, तो ये किसी भी तरीके से वर्क कर सकती है। उसके बाद सेकंड के बारे में बात करते हैं, मेरिट्स के बारे में। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो एक की ये भी अच्छी बात है कि यहाँ से जो भी इनकम जाएगा आएगा वो कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट इनकम में, और वही इनकम से हमारा कंट्री क्या है, डेवलप होगा। थर्ड क्या है, ड्यू टू बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स इज लेस, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग ऑडिट पूरा कंट्रोल है, तो जिसकी वजह से पब्लिक फंड का मिसयूज़ होने का रिस्क जो है यहाँ पर काफ़ी कम होता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ सुटेबल फॉर एक्टिविटीज़ वेयर सिक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोडक्शन, और ये वहाँ पर भी के लिए भी काफ़ी सुटेबल होता है जहाँ मतलब जिस डिपार्टमेंट बहुत ही सिक्रेसी रखने की ज़रूरत होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने के बारे में बात की जाती है। तो जैसे आपका डिफेंस प्रोडक्शन है, आप जब कोई भी कंट्री है अपने अपने कंट्री के लिए अगर डिफेंस के प्रोडक्ट बनाती है, तो आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही सारा मामला सीक्रेट बना के रखती है, एट द टाइम एकदम लास्ट मोमेंट पे बताती है कि हाँ भैया हमने तो अब ये बना लिया। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो इसके डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशन क्या है, इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल स्मूथ ऑपरेशन बिजनेस। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो एक बार रूल बन गया ना, चेंज करने में काफ़ी उन्हें दिक्कतें आती है, वो करना ही नहीं चाहते। दिक्कत तो ये है, तो इस वजह से इनका स्मूथ ऑपरेशन नहीं हो पाता। सेकंड क्या है, इट सफ़र्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और इसमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है कि आए दिन रेलवे मिनिस्टर, अगर रेलवे के बारे में बात करें, रेलवे मिनिस्ट्री बदल रहे हैं तो उनके, और उसके बाद अगर अलग सरकार बदल गई, उनकी नई पॉलिसी आती, तो इसकी वजह से वर्किंग करने में, काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर आती है। थर्ड है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजली इनसेंसिटिव टू कस्टमर नीड, कंज्यूमर नीड, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, यूजली कंज्यूमर के नीड, ज़रूरतों पे बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वहाँ उस फील्ड में कंपटीशन ही नहीं है, उनका मोनोपोली होता है, तो इस वजह से वो कैसे भी सर्विस दें, कुछ भी करें, लोगों को तो लेना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कुछ 2-3 लिमिटेशंस है जो आपको याद रखना है। अब सेकेंड जो आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास इन अ पार्लियामेंट। इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट को पास किया जाता है, या तो आप पार्लियामेंट में करवा लो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में करवा लो। तो पार्लियामेंट क्या है, सेंट्रल लेवल पे होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव, अगर स्टेट का कोई मामला है तो उसको आप कहाँ पास करवाओगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इट्स ऑब्जेक्टिव, पावर्स एंड फंक्शन आर क्लियरली डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या पावर होगा, कैसे फंक्शन करेगा, सब कुछ क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है उसी स्पेशल एक्ट में। जैसे एग्जांपल है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एफसीआई। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो इनका मेन मकसद क्या है कि लोगों को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ताकि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो जाए तो उस चीज़ को मैनेज कर सके लोग। वहीं दूसरी तरफ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका मेन काम क्या है, राशन एंड ऑल देना। तो ये वही काम करेंगे, इनको पहले से पता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास क्या पावर्स हैं और हमें क्या करना है, सब कुछ उस स्पेशल एक्ट में किया जाता है। तो और उसी के अंडर इसका एस्टैब्लिशमेंट भी होता है। आगे चलते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो फीचर्स क्या, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट, वही वाली बात है कि स्पेशल एक्ट के अंदर एस्टैब्लिशमेंट होता है इसकी। अब बात करें, इसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। वैसे तो इसको पार्लियामेंट से पास करवाना होता है, लेकिन जब एक बार ये पार्लियामेंट से पास हो गया तो ये क्या होता है, इसकी अब सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है। इसमें अब क्या करेगा, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करने वाला डे टू डे फंक्शनिंग में। इट हैज़ इट्स ओन स्टाफ, इनके खुद ओन स्टाफ होते हैं जिसको रिक्रूटेड और गवर्नमेंट अपॉइंट गवर्नमेंट नहीं करेगा, ये अपने एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस लिखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग इनके यहाँ सब कुछ होता है। इट्स इनिशियल कैपिटल, जो आपका शुरू में कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट करेगा, लेकिन बाद में ये जो स्टैट्यूटरी आपका होता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है कि वो मतलब आगे के फंड्स को या तो गवर्नमेंट से बोरोइंग कर सकता है, जिसके लिए उसे वापस भी करना पड़ेगा। वहीं दूसरी बारे में जैसे हमने रेलवे मिनिस्ट्री के बारे में बात किया था, तो जितना भी गवर्नमेंट करेगा वहाँ पे गवर्नमेंट से उधार नहीं देते, लेकिन इसमें आप गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हो, बट यू हैव टू पेमेंट, या फिर आप डायरेक्ट पब्लिक से ले सकते हो, या फिर आपकी जो अर्निंग है उसी को आप कैपिटल बना के यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। इट कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड क्विक डिसीजन एज इट इज़ फ्री फ्रॉम दी रूल्स और गवर्नमेंट। क्यों इसमें जो मतलब कोई भी डिसीजन है बहुत ही क्विकली लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता और कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए नहीं हैं जिसकी वजह से हम चेंज ना कर पाए।
तो बहुत ही जल्दी डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है देयर परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन पार्लियामेंट विच इंश्योर्स प्रॉपर यूज़ ऑफ पब्लिक मनी। अब इनका जो परफॉर्मेंस होता है उसको कहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हाँ ये पब्लिक मनी का प्रॉपरली तरीके से ये यूज़ करेंगे। थर्ड क्या है, दीज आर इंडिपेंडेंट इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड प्रोफेशनल। ये इंडिपेंडेंट है कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने तरीके से रिक्रूटमेंट दे सकते हैं, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से इनके यहाँ एक्सपीरियंस और स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। उसके बाद डीमेरिट्स भी देख लेते हैं कि अब मेरिट्स है किसी चीज़ का तो एक दो डीमेरिट्स तो ऑफकोर्स होगा। डीमेरिट्स क्या है, इन रियलिटी देयर इज़ नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। रियलिटी में बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। अगर एग्जाम्पल की बात कर लो एफसीआई के बारे में, फूड कॉरपोरेशन, तो बहुत दिनों में परिवर्तन आते हैं और बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते हैं। और इसके अंदर भी मतलब वैसे तो सारे रूल्स है कि हाँ इन्हें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बट एग्जैक्टली यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है मिनिस्ट्री की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनके चमचे बन के रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यूजुअली दे एंजॉय मोनोपोली, और यूजुअली क्या होता है यहाँ पर ये मोनोपोली वो एंजॉय करते हैं अपने फील्ड में, एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। और उनका प्रॉफिट मोटिव भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा मकसद है कि पब्लिक को, तो जिसकी वजह से वो जो काम करने की जो प्रोसेस है वो एफिशिएंटली वो काम नहीं करते हैं। आगे चलते हैं अपने जो आपका थर्ड पब्लिक एंटरप्राइजेस का टाइप है आपका गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी आपका आपकी ऐसी कंपनी होती है जिसमें को जो गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए ना, कम से कम 51% पेड अप कैपिटल शेयर होना चाहिए, तभी उसको हम क्या मानेंगे, गवर्नमेंट कंपनी माने जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर दोनों की हो। और उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है, कंपनीज एक्ट 1956। तो किसी भी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं जबकि कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी की अगर 51% शेयर खरीदे या उससे ज़्यादा खरीदे, तो आप उसी टाइम पे उसको क्या कह दोगे, गवर्नमेंट कंपनी। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस के बारे में बात करते हैं तो रिलायंस अभी तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन सपोज करो कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है रिलायंस कंपनी में, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है उसके शेयर्स को खरीद लेती है। अब अभी मान लो कि जैसे कि रिलायंस में 20% गवर्नमेंट का शेयर है, तब तक हम गवर्नमेंट का शेयर है 20%, तब तक हम उसे नहीं कह सकते गवर्नमेंट कंपनी, अभी तक वो पब्लिक कंपनी है। लेकिन इसने इंक्रीज़ करके अपना शेयर कितना बढ़ा लिया, 51%, तो उसी मोमेंट पे क्या हो जाएगी, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में चेंज हो जाएगी। आगे बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इट इज़ रजिस्टर्ड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड, इसका रजिस्ट्रेशन होता है जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 है। इसकी भी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो हमने कंपनी चैप्टर किया था तो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि क्या होता है, इसके सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। गवर्नमेंट का मिनिमम कितना होना चाहिए, 51% पेड अप कैपिटल होना चाहिए, और ज़्यादा हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 51% से कम रहेगा तब तक वो फिर आपका गवर्नमेंट कंपनी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इसको मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कौन करेगा सिलेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी, या फिर और जो दूसरे शेयर होल्डर्स होंगे वो सिलेक्ट करेगी, बट यहाँ पर पूरा इफेक्ट कौन डालेगा, गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी रहेगा ऑफकोर्स 51%, और 51% है तो बाकी तो 49% कम ही हुए ना। फिफ्थ है एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेंट इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट किस तरीके से हो रही है, मतलब कि जो भी रूल्स लिखे होंगे ना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो उसी के अकॉर्डिंग। अब मैंने लास्ट चैप्टर में ना आपको इस चीज़ को भी बताया था, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, क्या है क्या नहीं है, तो वो आपका प्रीवियस चैप्टर में मैंने कवर किया था, तो अगर आपने देखा हुआ तो ऑफकोर्स आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। इट कैन बी ईजिली फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब क्या है, इसका ईजिली फॉर्मेशन हो जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर। देयर इज़ नो नीड टू पास स्पेशल एक्ट, इसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी जब एक्ट पास होता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं इसमें, तब जाकर कोई एक्ट पास हो पाता है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है कि जो कि यहाँ पर बहुत ही ईजिली फॉर्मेशन हो जाता है, और ऑफकोर्स जब गवर्नमेंट चाहेगी किसी कंपनी को खोलना तो उसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती, फटाफट से वो खुल जाती है। अब नेक्स्ट क्या है,
इट एन्जॉय फुल ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग। अब यहाँ पर क्यों है, क्योंकि कंपनी है तो यहाँ पर मैनेजमेंट सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है, तो सारे डिसीजन वो आराम से ले सकते हैं और डे टू डे वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते हैं। और उसके बाद इनका जो पेडअप कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, ये अपॉइंट कर सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजर हाई सैलरीज पे, क्योंकि जितने आप अच्छे प्रोफेशनल रखोगे तो आपको हाई सैलरीज देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये भी है कि जो कंपनी है अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेगी। क्यों, क्योंकि सारे के सारे रूल्स किस में लिखे हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब नेक्स्ट है आपका कि लिमिटेशन, इसमें भी कुछ लिमिटेशन होगी। इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियन। जैसे बात आ जाती है ना पब्लिक की, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी मिनिस्ट्री, पॉलिटिशियन, इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है कि हर चीज़ में ये उंगलबाजी करते हैं कि हाँ जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और जो मिनिस्टर हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से सबके क्या होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सब अपनी अलग अलग मर्जी चलाते हैं वहाँ पे। सेकंड क्या है, द बोर्ड यूजली कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन। और यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं ना, क्योंकि 51% शेयर तो कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट में भरे पड़े कौन है, पॉलिटिशियन। तो वहाँ पर जो जितने भी बड़े पोस्ट है ना, वहाँ पे पॉलिटिशियन चले जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो कि मोर कहाँ पे काम करते हैं, ज़्यादातर सर्विस वो अपने पब्लिक जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको देते हैं, पब्लिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और कंपनी को, भैया कंपनी एफिशिएंटली चले ना चले, जो उनका पॉलिटिकल बॉस है उनको खुश रखने में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन है। बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी की। तो ये अपने फर्स्ट पार्ट, ये हमारा इस चैप्टर का कवर होता है। तो जल्दी हम इसके सेकंड पार्ट के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक की वीडियो को कर देना है आपको एक छोटा सा लाइक, और दूसरे फ्रेंड के साथ कर देना है शेयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, फटाफट चैनल को